Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Sanatan Dharma. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society and history point of view. ऐसे राइटिंग में भी यूजफुल हो सकता है, एथिक्स में भी यूजफुल हो सकता है, जो आइडियाज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डीएमके के लीडर जो तमिलनाडु में जिस पार्टी की सरकार है डीएमके, और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उनके बेटे हैं डीएमके के लीडर उदय निधि स्टालिन। ही इज ऑल्सो तमिलनाडु यूथ वेलफेयर मिनिस्टर। उन्होंने हाल फिलहाल में काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। वहां पे उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड शुड बी completely eradicated. In fact, he said कि सनातन धर्म कैन बी इक्वेटेड टू मॉस्क्यूटोज, डेंगू, मलेरिया एंड कोरोना। मतलब सनातन धर्म से रिलेटेड तमाम ऑफेंसिव बातें उन्होंने करी कि सनातन धर्म के कारण समाज में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है। तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म एक्चुअली है क्या, क्यों डीएमके जो पार्टी है उसका हिस्ट्री रहा है सनातन धर्म को क्रिटिसाइज करने का। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सनातन धर्म। और सनातन धर्म समझने से पहले हम लोग समझते हैं इस शब्द के बारे में, सनातन के बारे में। तो सनातन इज अ संस्कृत टर्म विच मीन्स एटर्नल, हमेशा के लिए। समथिंग विच इज एटर्नल और परमानेंट इज नोन एज सनातन इन संस्कृत। सनातन शब्द का इस्तेमाल हुआ है भगवत गीता में इन ऑर्डर टू रेफर टू द सोल, आत्मा। आपको पता है, मतलब आई जस्ट होप कि आपको भगवत गीता के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, जहां पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, मतलब द बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट द आत्मा दैट इज सोल इज एटर्नल। तो उसी को हिंदी में या संस्कृत में कहेंगे कि आत्मा सनातन है। तो सनातन शब्द का इस्तेमाल भगवत गीता में देखने को मिल सकता है, विच इज बेसिकली रेफरिंग अबाउट सोल, दैट सोल इज एटर्नल, आत्मा सनातन है। तो दिस इज हाउ सनातन वर्ड केम इनटू बीइंग और इज जनरली अंडरस्टूड एज एटर्नल। इट इज ट्रेस्ड फ्रॉम भगवत गीता। अब सनातन धर्म का मतलब है एन एटर्नल रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन जो हमेशा ही रहेगा। अ रिलीजन विच बिलीव्स इन सोल, रिलीजन विच बिलीव्स इन रिबर्थ। तो हिंदुइज्म को सनातन धर्म कब से कहा जाने लगा वो भी जरा समझिए। सनातन मतलब होता है एटर्नल, तो सनातन धर्म मतलब हो गया और रिलीजन दैट बिलीव्स इन सोल, और ए रिलीजन दैट इज एटर्नल इन नेचर। हिंदुइज्म को सनातन धर्म कहा जाता है, और हिंदुइज्म को सनातन धर्म कहने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई 19th सेंचुरी से। क्योंकि 19th सेंचुरी तक हिंदुइज्म के अंदर कई सारे सेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि सेवाइट सेक्ट, वैश्वनाइट, जैसे कि शिव भगवान को मानने वाले वैश्वनाइट, मतलब विष्णु को मानने वाले, शक्ति मतलब दुर्गा को मानने वाले, ऐसे कई सारे सेक्ट्स दिख रहे थे। तो अल्टीमेटली देयर वर लॉट ऑफ इंटरनल डिवीजन इन हिंदुइज्म। तो फिर हिंदुइज्म के अंदर ओवरऑल एक होमोजेनिटी लाने के लिए, कि चाहे ठीक है लोग अलग अलग सेक्ट में बिलीव करें, बट अल्टीमेटली दे बिलीव इन वन कॉमन प्रिंसिपल दैट इज हिंदुइज्म। तो इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट होमोजेनिटी इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को कहा जाने लगा सनातन धर्म, एटर्नल धर्म। कि ठीक है, ये तो हमेशा युगो युगांतर से ये धर्म माना जाता रहा है, उसमें अलग अलग इंटरनल डिवीजन हो गए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि दे आर essentially different. All of them are essentially part of one broader religion only, that is Hinduism, which can also be known as Sanatan Dharma, eternal religion. So this is how Hinduism has been known by another name, Sanatan Dharma, since 19th century, in order to reflect the broader dynamic nature of Hinduism or a homogeneous nature of Hinduism. अब जरा बात करते हैं डीएमके पार्टी की, जिसके मौजूदा लीडर ने ये शार्प क्रिटिसिज्म किया है सनातन धर्म का।
डीएमके का पूरा बैकग्राउंड रहा है इसी तरीके का। दे हैव रिमेन्ड अ वेरी ब्रूटल क्रिटिक्स ऑफ सनातन धर्म। तो आपने अपने हिस्ट्री क्लासेस में, बेसिक हिस्ट्री में, इंडिया के अंदर जो सोशल मूवमेंट्स पढ़े होंगे, तो साउथ इंडिया के सोशल मूवमेंट, सोशल कास्ट मूवमेंट्स में आपने जरूर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट पढ़ा होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय ईवी रामास्वामी पेरियार। इनको पेरियार भी कहते थे, बेसिकली इनका नाम था ईवी रामास्वामी नाइकर, बट ही वाज नोन एज पेरियार। तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, that was known by the name self respect movement led by EV Ramaswamy. That movement is basically the beginning or origin of this party DMK. तो मुद्दा ये है कि ये जो डीएमके पार्टी है, इसकी शुरुआत ही हुई है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से। और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आपको याद होगा, इट हैज स्टार्टेड एज अ शार्प और ब्रूटल क्रिटिक ऑफ सनातन धर्म। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की अगर बात की जाए, तो इसकी शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की तमिलनाडु में 1925 में। इट वाज एन इगैलिटेरियन मूवमेंट। इगैलिटेरियन मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट दैट प्रमोटेड इक्वालिटी अमंगस्ट पीपल irrespective of the caste to which they belonged. So इक्वालिटी का मतलब ही है कि इट इज काउंटरिंग ब्राह्मणिकल हेजेमनी। देखिए, तीन बातें हैं, तीनों को एक साथ समझ करके देखिए। 19th सेंचुरी तक हिंदुइज्म को सनातन धर्म भी कहा जाता रहा है, और हिंदुइज्म को ब्राह्मणिकल रिलीजन भी कहा जाता रहा है। जो क्रिटिक्स थे हिंदुइज्म के, वो इसको ब्राह्मणिकल रिलीजन कहते रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिटिक्स का मानना है कि इस धर्म के अंदर बस एक ही कम्युनिटी के लोगों को फायदा होता है, डोमिनेंस मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिसप्रोपोर्शनेट पावर मिलता है, वो है ब्राह्मणिकल कम्युनिटी के लोग। So that is why, since only one particular community is benefiting from this religion, Hinduism, that is why it should be known by that name only, Brahminical religion. And Brahminical hegemony is the defining factor of Hinduism. This is how the critics of Hinduism would see Hinduism. And that is why they would call it Brahminical hegemonic religion. जबकि वही जो इसके सपोर्टर्स रहे हैं, दे वुड कॉल हिंदुइज्म एज सनातन धर्म, युगो युगांतर से चलने वाला धर्म। तो ईवी रामास्वामी नायकर बिलीव्ड इन इगैलिटेरियन मूवमेंट। सब लोग बराबर हैं, ये नहीं कि ब्राह्मणिकल फैमिली में कोई बॉर्न हुआ है तो हाइयर है, कोई लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट में बॉर्न हुआ है, उसके ऊपर कई सारे लिमिटेशंस लगाए जाएंगे, अनटचेबिलिटी इंक्लूडेड, ऐसा नहीं होगा। तो दैट इज हाउ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टेड। एंड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो अप्रोच था, दैट वाज वेरी वेरी ऑफेंसिव। जो भी सो कॉल्ड देवी देवताओं को पूजा कर की जाती थी, या ब्राह्मण्स जो है वो मंदिरों में सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को एंटर नहीं करने देते थे, तो उन देवी देवताओं की मूर्ति तक तोड़ दी जाती थी, उनको काफी ऑफेंसिव तरीके से डेनिग्रेट किया जाता था। सो दिस इज हाउ ईवी रामास्वामी नायकर, who started this self respect movement, started to break the division in the society, hierarchical division in the society, placing the so-called Dalits on the lower side and Brahmins on the higher side. So this movement talked about equal rights for the backward classes and women in the society. This movement also talked about revitalization of Dravidian languages. तो जो द्रविड़ लैंग्वेजेस हैं, द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम, इन सारे लैंग्वेजेस को रिवाइटलाइज करने की बात भी की गई है इस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में। और यही द्रविडियन लैंग्वेजेस को रिवाइटलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसी से फिर ये पार्टी की शुरुआत हुई है, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कांग्सम, डीएमके, जिसके लीडर हैं मौजूदा, जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू जैसा है, मलेरिया जैसा है, कोरोना जैसा है, नॉट। सो रामास्वामी नायकर जी के बारे में सारे कोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल गिव यू सम बेटर आइडिया अबाउट इंडियन social caste movement, social reforms movement going on in South India in the 20th century. If God is the root cause of our degradation, destroy that God. If it is religion, destroy it. तो मैंने आपको कहा कि मूर्तियों को चप्पलों से पीटा जाता था कि अगर ये गॉड है और ये गॉड
इनइक्वालिटी प्रमोट करता है, कहता है कि दलित लोगों के खिलाफ अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसे भगवान को हम नहीं मानते। इस तरीके का ऑफेंसिव अप्रोच था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को लीड करने वाले ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता था, उनका ये कोट है, इट इज ओनली इन हिंदुइज्म दैट एन एक्सक्लूसिव ग्रुप लाइक ब्राह्मण्स फॉर्म द इंटेलिजेंसिया, जहां पे ब्राह्मण्स को माना जाता है कि दे आर हैविंग ऑल द नॉलेज एंड पावर, अमंग्स द रेस्ट 90 आउट ऑफ 100 आर इलिटरेट एंड इनोसेंट। ये अकेला ऐसा धर्म है जो 90% लोगों को तमाम तरह के पावर्स डिनाई करता है, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही इंटेलिजेंट मानता है और उन्हीं को तमाम पावर्स देता है। तो एक तरफ ईवी रामास्वामी नायकर थे, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ सनातन धर्म। ऑन द अदर साइड, people like V.D. Savarkar was a strong supporter of Sanatan Dharma. He believed that the religion of the majority of Hindus could be denoted by the ancient accepted traditions of Puran and Dharma. तो V.D. Savarkar was very strong supporter of Sanatan Dharma. उनका मानना था कि ये जो धर्म है, ये कोई बाकी धर्मों से अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी धर्मों में माना जाता रहा है कि देयर हैज बिन अ प्रॉफिट who was born, and then the prophet gave certain ideas which were codified, leading to formation of a or beginning of a particular religion. तो फॉर एग्जाम्पल बाकी तमाम रिलीजन का आप ओरिजिन डेट ट्रेस कर सकते हैं कि इस रिलीजन की शुरुआत इस साल से हुई, उस टाइम में इन प्रॉफिट का जन्म हुआ, राइट, चाहे वो जीसस की बात हो या प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो। लेकिन हिंदू धर्म में इस तरीके के किसी प्रॉफिट की बात नहीं होती है, किसी एक पर्टिकुलर डिफाइंड प्रॉफिट या पर्सन से आप लिंक नहीं कर सकते ओरिजिन ऑफ हिंदू रिलीजन को। ये सारी बातें कह रहे हैं वीडी सावरकर कि हिंदू धर्म कैसा है, ये सनातन है, एटर्नल है। इसमें आप किसी भी प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, किसी बिगिनिंग डेट को नहीं देखेंगे। इट हैज बीन देयर राइट सिंस द बिगिनिंग, जब से इंसान धरती पे आए हैं तब से हिंदू धर्म है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि एक तरफ रामास्वामी नायकर was strong critic of this so-called Hinduism or Sanatan Dharma. On the other side, V.D. Savarkar is giving a strong argument in favor of the eternality of this Hindu Dharma when he says कि since we cannot trace the origin of this Hindu Dharma, that itself is a proof it is Sanatan, eternal, forever. The next article is about IPBES, एक international organization है, which has recently published a report on invasive alien species. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. IPBES का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों ने, इनफैक्ट 94 देशों ने, सरकारों ने मिल करके इस बॉडी को बनाया है। दिस बॉडी वाज क्रिएटेड इन 2012 एज ए रिजल्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट इन पनामा सिटी। ये सीधा सीधा यूनाइटेड नेशन से इसका कुछ लेना देना है नहीं, येट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, वो आईपीबीएस को कई सारे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसे सेक्रेटेरिएट वगैरह डेवलप करने में आईपीबीएस को सपोर्ट किया है। बट आप सीधा सीधा याद रखो कि आईपीबीएस हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली और ऑफिशियली विथ यूनाइटेड नेशंस। इसका हेडक्वार्टर है इन बॉन, जर्मनी। इसको बनाया गया था इन पनामा सिटी, बट इसका हेडक्वार्टर है इन बॉन, जर्मनी। आईपीबीएस करता क्या है? तो आईपीबीएस इन्वायरमेंट रिलेटेड अलग अलग मुद्दों पे, जैसे पॉलिनेशन पे, फूड प्रोडक्शन पे असेसमेंट करता है इन्वायरमेंट का और रिपोर्ट पब्लिश करता है। दुनिया भर की अलग अलग सरकारों को पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बनाने में मदद करता है आईपीबीएस। तो आईपीबीएस का भले आप पहली बार नाम सुन रहे हो न्यूज़पेपर एनालिसिस में, लेकिन आपने पहले भी कई दफा नाम सुना हुआ होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। इसको 1980s में बनाया गया विद द सिमिलर रोल। वो भी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद द सिमिलर रोल। रिपोर्ट पब्लिश करती है रिगार्डिंग एनवायरमेंट, इट्स प्रोटेक्शन, और सरकारों को सपोर्ट करती है ऑन सम पॉलिसी मेकिंग। तो आईपीसीसी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही फिर पेरिस क्लाइमेट डील लाया गया है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि आईपीसीसी के बारे में तो आप जानते होंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब अगर आप देखोगे तो आईपीसीसी और आईपीबीईएस
का रोल बिल्कुल सिमिलर है, नेचर बिल्कुल सिमिलर है। दोनों इंटर गवर्नमेंटल बॉडी और दोनों सिमिलर तरीके का काम करते हैं, गवर्नमेंट्स को हेल्प करते हैं इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बट आईपीबीएस उतना प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर अभी तक सवाल ज़्यादा नहीं आए हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले साल में आ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में आईपीबीएस ने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है। 2019 में भी उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिस कारण से उस टाइम में वो न्यूज में था। आईपीसीसी तो हमेशा ही न्यूज में रहता है, बट आईपीबीएस 2019 में भी न्यूज में था व्हेन इट पब्लिश दिस रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन। बट अब वापस से आईपीबीएस न्यूज में आया है बिकॉज इट हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट, जिसको लेकर के पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट का नाम है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखना है। कुछ भी सवाल आ सकता है, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, या कुछ इन डेप्थ घुस करके पूछ सकता है, या मेंस में कुछ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्वेसिव स्पीसीज पे सवाल आ गया, तब भी आप इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज as far as prelims और मेंस एग्जाम इज कंसर्न्ड फॉर अपकमिंग ईयर। आई जस्ट होप कि आपको इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में तो पता ही है, बेसिक एनवायरमेंट क्लास में आप पढ़ते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए कोई नया स्पीसीज जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में अगर कहीं आप पूमा देख ले, तो आप कहेंगे कि यार ये इन्वेसिव स्पीसीज है, यहाँ नेचुरली तो ये मिलता नहीं है। देखिए एलियन स्पीसीज, आई एम सो सॉरी, लेट मी रेक्टिफाई इट अगेन। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दिस टर्म इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो उसमें समझते हैं टर्म एलियन स्पीसीज फर्स्ट। एलियन स्पीसीज मीन्स an species which is not generally found in an ecosystem. If it is seen in that ecosystem, then it will be known as alien species. तो जो मैं कह रहा था, प्यूमा की बात कर रहा था, तो प्यूमा if seen in India will be considered as alien species. But some of the alien species means species which are not found generally found in that ecosystem. If they are found in that ecosystem, they can be dangerous to that ecosystem. इस तरह के एलियन स्पीसीज को कहा जाता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। और इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के कई सारे एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो किसी एक इकोसिस्टम में नॉर्मली या नेचुरली नहीं पाया जाता, अगर वहां पाया जाए तो उसको कहा जाएगा एलियन स्पीसीज। और अगर वहां के लोकल इकोसिस्टम को वो एलियन स्पीसीज डिस्ट्रॉय करे बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस, तो उसको कहा जाएगा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। और इन्वेसिव एलियन स्पीसीज पे रिपोर्ट पब्लिश किया है आईपीबीएस ने। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि 37,000 एलियन स्पीसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिसेंट टाइम्स वर्ल्ड वाइड। आउट ऑफ दिस 37,000, 3,500 एलियन स्पीसीज पोज मेजर ग्लोबल थ्रेट टू नेचर, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। इन्वेसिव स्पीसीज की अगर बात की जाए तो दे आर वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये सब डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस में, आप ही सोचिए। अगर इन्वेसिव स्पीसीज पे आ जाए सवाल, या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पे सवाल आ जाए, कि ये रिपोर्ट कहता है कि अबाउट 60% ऑफ द ग्लोबल प्लांट एंड एनिमल एक्सटिंक्शंस कैन बी एसोसिएटेड टू इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एंड अबाउट $400 billion is lost every year because of invasive alien species. The number of alien species is increasing worldwide in unprecedented rates, at unprecedented rates. कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का जिक्र किया है इस रिपोर्ट में। तो मुझे लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स में तो इस तरह के सवाल खूब आते हैं एनवायरमेंट में। देखते हैं क्या क्या जिक्र किया है। देखिए, आ सकता है इस पे सवाल। उन्होंने लिस्ट दिया है, रैंक दिया है कि टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा हार्मपर करने वाला इकोसिस्टम को, एनवायरमेंट को कौन सा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है। तो सबसे ज्यादा दुनिया भर में इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने वाला इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है वाटर हायसिंथ। ये है वाटर हायसिंथ प्लांट। इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्वेसिव एलियन स्पीसीज ऑन लैंड। दूसरे नंबर पे है लैंटेना। इस तरह का फ्लावर होता है, इसको लैंटेना कैमेरा भी कहते हैं, पूरा नाम है इसका। ये लैंटेना कैमेरा इंडिया के अंदर काफी सारे तकलीफें दे रहा है हाल फिलहाल में एज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। माना जाता है कि लैंटेना कैमेरा को लैटिन अमेरिका से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक लुक, सुंदरता के कारण। लेकिन ये लैंटेना कैमेरा मिलता है नॉर्मली लैटिन अमेरिका में। इंडिया में जब इसको ब्रिटिशर्स लेकर के आए तो इट बिकेम एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, और इसने आसपास के लोकल इकोसिस्टम को काफी ज्यादा डैमेज किया है।
दूसरे नंबर पे, जैसा कि मैंने बताया, पहले नंबर पे आज के डेट में सबसे ज्यादा जो वाइड स्प्रेड इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है वो है वाटर हायसिंथ। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है वो है लैंटेना कैमेरा, ये। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ऑन लैंड वो है ब्लैक रैट। इसके अलावा ये रिपोर्ट और भी बातें करता है, जैसे कि अदर इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, तो ऑफ कोर्स दे आर रिड्यूसिंग द फूड सप्लाई। फॉर एग्जांपल कैरेबियन फॉल्स म्यूसिल हैज बीन डैमेजिंग लोकल इंपॉर्टेंट फिशरी रिसोर्स इन केरला। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट बिलीव कि इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में इज वेटिंग टू कम इन बोथ एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल मेंस। Next article is about Onam and Pullikali. This topic is important for our syllabus GS paper 1 culture point of view. तो ओनम फेस्टिवल हाल फिलहाल में मनाया जा रहा है केरला के अंदर। तो ओनम फेस्टिवल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर मंथ्स। तो ओनम फेस्टिवल में लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट किंग महाबली, जिनकी आत्मा केरला के घूमती है, केरला के अंदर घूमती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम। ये है महाबली किंग, केरला के किंग, माइथोलॉजिकल किंग, और जिनकी आत्मा घूमती है, माना जाता है ओनम के दौरान केरला के अंदर। तो और ओवरऑल ओनम में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है। दूसरी मान्यता ये भी है कि महाबली राजा की आत्मा, स्पिरिट, वहां पे घूमती है और केरला के लोगों को वो बढ़िया ब्लेसिंग्स देती है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देती है। ये मत सोचना कि कोई भूत पिशाच घूम रहा है। इट्स कंसिडर टू बी अ गुड थिंग। पीपल सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ महाबली, किंग महाबली। तो कई सारे एक्टिविटी जो हैं ओनम फेस्टिवल के दौरान की जाते हैं केरला के अंदर, विच इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। फॉर एग्जाम्पल बोट रेस, जिसको वहां पे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है वल्लम कल्ली। फिर टाइगर डांस, जिसको कहा जाता है पुल्ली कल्ली। उसके अलावा फ्लावर रंगोली बनाई जाती है, इसको कहा जाता है पूक्कलम। उसके अलावा वर्शिप को कहा जाता है ओनाथपन। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वल्लम कल्ली की बात की जाए तो बोट रेस कराया जाता है केरला में ओनम के दौरान। तो बोट रेस जो है, अलग अलग जगहों पे बैक वाटर्स हैं कई सारे जगहों पे केरला में। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं बैक वाटर्स। तो बैक वाटर्स के अंदर बोट रेस कराया जाता है। कई सारे बोट जो हैं स्पेशल शेप के होते हैं, इस तरीके के स्नेक टाइप के उनका एक एंड होता है। इस तरह के बोट्स का स्पेशल नाम होता है चुंदन वल्लम। और ये बोट रेस अलग अलग जगहों पे कराया जाता है, अलग अलग बैक वाटर्स में। सबसे पॉपुलर जो बोट रेस है वो है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, विच इज कंडक्टेड इन पूना मड़ा लेक नियर आलपुजा, केरला। उसके अलावा बात की जाए जो दूसरे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की, तो वो है पुल्लीकली। ओनम के अंदर जो दूसरे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की, तो वो है पुल्लीकली। जैसा कि मैंने आपको बताया, वल्लम कली होता है ओनम में, बोट रेस। उसके अलावा पुल्लीकली, टाइगर डांसेस। तो पुल्लीकली इस तरह का टाइगर डांस होता है, जहाँ पे ये एक फोक डांस है केरला का, दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द फोर्थ डे ऑफ द ओनम फेस्टिवल। जहाँ पे लोग इस तरीके के टाइगर जैसा अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, एंड देन दे परफॉर्म सेवरल डांसेस विच इज कंसिडर्ड एज टाइगर डांस, ऑल्सो नोन एज पुल्लीकली इन लोकल लैंग्वेज। इन दिस आर्टिस्ट वियर टाइगर मास्क, पेंट देयर बॉडीज लाइक टाइगर एंड डांस to the rhythm of traditional percussion instruments such as thakil, udupu. So this is all about Onam festival in Kerala. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट PM Swanidhi scheme, in implementation of which Assam has emerged as best in Northeast. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो पहले देख लेते हैं PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम्स है। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी मतलब स्मॉल अमाउंट का लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, ताकि वो अपने स्ट्रीट वेंडर जो छोटे मोटे ठेले
और ये सब लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, उसको थोड़ा वो इम्प्रूव कर पाए, थोड़ा फॉर्मलाइज कर पाए। तो पीएम स्वनिधि स्कीम इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, small credit facility basically, implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs, under which working capital loans given to the street vendors to resume their livelihood which was affected due to COVID-19 लॉकडाउन। तो देश भर के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट किया जा रहा है, वर्किंग कैपिटल दिया जा रहा है ₹10,000 का अंडर दिस पीएम स्वनिधि स्कीम, और जिसको स्ट्रीट वेंडर्स रिपे बैक कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाती है, यानी कि नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट भरना होता है उससे कम इंटरेस्ट देना होगा स्ट्रीट वेंडर्स को। इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लेकिन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो एंटिटी है वो है सिडबी। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, भारत सरकार ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए कोई भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। पीएम स्वनिधि स्कीम में कोई गारंटी या कोलेटरल की जरूरत नहीं है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 एंड इट्स एसोसिएटेड इम्पैक्ट। कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इनफॉर्मल सेक्टर पे। जो इस तरह के छोटे मोटे जो रेडी वाले, ठेले वाले, पटरी वाले थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न या हैबिट है वो बदल गया काफी हद तक। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करना, स्विगी, जोमेटो, ये सब काफी बढ़ गया है, तो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को काफी नुकसान पहुंचा है। उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोबारा रिवाइव नहीं हो पा रही हैं पोस्ट पैंडेमिक, और वो अगर अपना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव भी करना चाहें बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए उनको फंड चाहिए होगा। और अगर वो फंड लोन पे लेते हैं किसी इनफॉर्मल मनी लेंडर से, तो उस पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट उनको भरना पड़ता है, जिसको वो ना चुका पाए तो फिर वीसीएस साइकिल ऑफ डेट में वो फंस सकते हैं। तो इस कारण से भारत सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च किया, पीएम स्वनिधि स्कीम, keeping the interest of the street vendors in mind, whose employment opportunities have been hampered greatly post pandemic। तो उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है दैट असम हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट अमंग्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सेकंड बेस्ट इन द कंट्री in as far as implementation of PM Swanidhi scheme is concerned, with 89% of overall loan disbursal under PM Swanidhi scheme। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका जवाब देख लेते हैं। मसाई कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे प्राइमरीली लिव इन ईस्ट अफ्रीका, केनिया एंड तंजानिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है, लेबर के इंटरेस्ट की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट देता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, उससे भी आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाता है एलिमिनेशन मेथड से। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। It's all from our side for today. Thanks for watching.